आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद नतीजों ने जो हलचल मचाई है और जो सवाल खड़ा हुआ है कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा था नहीं। सामने अरविंद केजरीवाल थे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके बेटे संदीप दीक्षित थे और प्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री के दावेदार वही थे। लेकिन बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया, बावजूद उसके बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। लेकिन सियासत में जब शोहरत मिल जाती है तो शोर ज्यादा बढ़ जाता है। अब 48 सीट लेकर बीजेपी सत्ता में काबिज तो हो गई है, लेकिन सवाल गहरा गया है कि दिल्ली में 27 साल के बाद जो कमल खिला है, पंखुड़ियों पर सवार कौन होगा। क्योंकि नाम बहुत से हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। नाम कौन कौन से इस रेस में सबसे आगे हैं, पहले हम आपको वो बता देते हैं। अब आगे विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। पहले नाम कौन कौन से चल रहे हैं वो बताते हैं आपको। नाम देखिए आप, नाम कौन कौन से चल रहे हैं। नाम प्रवेश सिंह वर्मा का इस रेस में सबसे आगे है, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़े जाट चेहरे हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और इस बार अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुनाव हराया है नई दिल्ली के सीट से, तो इनका नाम आगे चल रहा है। मनोज तिवारी भी रेस में आगे हैं, पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी बीजेपी ने विस्तार किया था दिल्ली में। उनके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा मजबूत पंजाबी सिख नेता हैं, पहले अकाली दल में थे, उसके बाद बीजेपी में आए और मजबूत सिख चेहरा ये माने जाते हैं दिल्ली में बीजेपी की तरफ से। स्मृति ईरानी का भी नाम इसमें आगे आ रहा है, महिला अल्पसंख्यक नेता है दिल्ली में। महिला चूंकि आतिशी से पहले मुख्यमंत्री थी, शीला दीक्षित रही हैं, बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही हैं, तो स्मृति ईरानी भी मुख्यमंत्री हो सकती है। कहीं ना कहीं सियासत के गलियारों में ये शोर भी जो है वो चल रहा है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता का नाम है। क्यों ये नाम सबसे आगे चल रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की लहर में आप याद कीजिए, जब बीजेपी के हिस्से सिर्फ 3 सीटें आई थी तो 3 विधायकों की सूची में एक नाम विजेंद्र गुप्ता का भी था। तो कहीं ना कहीं विजेंद्र गुप्ता भी मुख्यमंत्री की दावेदारी में दमखम ठोक रहे हैं। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण नाम है। मोहन सिंह बिष्ट 6ठी बार के विधायक हैं और वीरेंद्र सचदेवा जो कि मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन में पकड़ रखते हैं, इनका भी नाम आगे चल रहा है। तो कुल 7 चेहरे हैं, लेकिन इन 7 में भी 6 प्रमुख चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हम आपको बताएंगे, हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्ड प्रोफाइल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना जरूरी है कि चुनाव में आखिर इस बार दिल्ली ने वोट किस तरीके से किया है। क्योंकि इससे पहले हमने जो ट्रेंड देखा था कि आम आदमी पार्टी के सामने ना बीजेपी की कुछ चल पा रही थी, कांग्रेस पार्टी तो 0 पर पहुंच गई है, मीम्स के भरमार हैं। तो हम आपको सबसे पहले ब्रेकडाउन एक दे देते हैं कि दिल्ली में किस किस समुदाय ने कितना वोट किया है और किसके पक्ष में वोट किया है। अलग अलग इलाकों की भी आपको कहानी हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको जरा समझा देते हैं कि अलग अलग समुदायों की अगर हम बात करेंगे तो किस समुदाय ने किस पार्टी पे विश्वास इस बार जताया है। मुस्लिम बाहुल इलाकों की हम बात करें तो दिल्ली में जो 70 सीटें कुल है, उसमें 10 सीटें जो है वो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। बीजेपी के पक्ष में केवल 2 सीटें आई हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला है। लेकिन अगर हम मुस्लिम बाहुल सीटों को छोड़ दे तो बाकी जाट, पूर्वांचल और पंजाबी बाहुल जो इलाके हैं, सब जगह आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? और आप कनेक्ट करते चलिएगा डॉट्स को, क्योंकि जाट चेहरा है प्रवेश सिंह वर्मा और जाट बाहुल इलाकों में 6 सीटें जो हैं, 6 की 6 सीटों पर बीजेपी ने इस बार कमल खिलाया। इसीलिए सीएम की रेस में सबसे आगे कोई नाम चल रहा है तो प्रवेश सिंह वर्मा का है। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री के बेटे भी रहे हैं, बहुत लंबे समय से बीजेपी के वो सक्रिय कार्यकर्ता कह ले और साथ ही साथ जुझारू कार्यकर्ता भी हैं। आगे बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। इसके अलावा देखिए, पूर्वांचल फैक्टर और जाट फैक्टर, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में गया है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि पूर्वांचली बाहुल्य सीट जो है वो 17 की संख्या में है दिल्ली में, और इन 17 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया। इसी लिहाज से जब प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे बीजेपी के मुख्यालय तो वो पूर्वांचल होने का जिक्र करते हैं और पूर्वांचलियों को कहते हैं कि पूर्वांचलियों ने दिल खोलकर इस बार बीजेपी को समर्थन दिया है। इससे पहले देखिए, पंजाबी बाहुल इलाकों की भी हम बात कर ले तो 13 सीटें पंजाबी बाहुल इलाके हैं और 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। महज 2 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई है। लेकिन इसीलिए, हालांकि पंजाबी की बाहुल इलाकों की सीट की बात करें, इसलिए मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम आगे चल रहा है। तो जाट बाहुल इलाके, पूर्वांचल बाहुल इलाके और पंजाबी बाहुल इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिली है। लेकिन पूर्वांचल बाहुल इलाके जो हैं,
इन्होंने बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया, और जब दिल खोलकर वोट दिया है तो दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार भी जताया है पूर्वांचल के तमाम वोटरों का। सुनवाते हैं पहले आपको हम बयान प्रधानमंत्री मोदी का। पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने जिक्र किया था पूर्वांचल के वोटरों का, और अपने आप को पूर्वांचलियों का सांसद बताते हुए इस चीज का जिक्र किया था। अब इसके बहुत वृहद मायने हैं, क्योंकि सियासत में शब्दों का ही खेल होता है। बिहार में भी चुनाव होने हैं इसी साल के आखिर में, अक्टूबर के महीने में, और बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाकों के एक बहुत बड़े नेता हैं मनोज तिवारी, भोजपुरी गायक हैं और बहुत लंबे समय से दिल्ली में राजनीति में एक्टिव हैं। मनोज तिवारी भी झूमते और गाते नजर आए थे, और मनोज तिवारी का भी नाम सीएम की रेस में आगे चल रहा है। तो डॉट्स को आप कनेक्ट करते चलिए। लेकिन चूंकि जिक्र हमने बिहार का कर दिया है तो हम आपको वो बयान भी सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जीत पर बिहार को जोड़ा, और केवल बिहार ही नहीं, इशारों इशारों में आंध्र प्रदेश को भी जोड़ दिया। वो बयान भी सुनाते हैं आपको। इसी के पहले बिहार किस हालत में था, बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला। बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू गारू ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड साबित किया है। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि एनडीए यानी विकास की गारंटी। डॉट्स को जोड़िएगा, क्योंकि राजनीति में क्रोनोलॉजी की आजकल खूब चर्चा होती है। हम जब आपको सीएम के रेस में कौन आगे चल रहे हैं इसके बारे में समझा रहे हैं तो तमाम जानकारियां भी हम आपको बता रहे हैं। चाहे प्रवेश सिंह वर्मा हो जाए, चाहे मनोज तिवारी हो जाए या मनजिंदर सिंह सिरसा, इन सब का नाम अगर आगे है तो आंकड़ों में भी इनके इलाकों में जो जीत मिली है बीजेपी को वो आगे चल रहे हैं। और एक और चीज होती है रिपल इफेक्ट, यानी कि अगर आप पानी में एक पत्थर को फेंकिएगा तो वेव्स आगे बढ़ते हैं। इसीलिए दिल्ली की जीत से अब बिहार के चुनावों को भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में जब बीजेपी जीती तो महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट दिखा था। अब इफेक्ट कैसे दिखता है आंकड़ों के लिहाज से हम आपको समझाते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस बार सबने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है, सबने दिल खोलकर कमल को अपने घर लाया है, झाड़ू को फेंक दिया बाहर। क्यों कह रहे हैं हम आपको, देखिए आप आंकड़े देखिए। ये 70 सीटों का पूरे के पूरा डेटा है। अब आप उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात कर लीजिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10 सीटें हैं, और आंकड़ा जो है ये समानांतर 2020 के हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको स्थिति और स्पष्ट हो सके। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10 सीटों में 2020 में बीजेपी के हिस्से केवल 3 सीटें आई थी, लेकिन देखिए 2025 में 5 सीटें बीजेपी जीत लेती है। फायदा है, महज थोड़ा कम फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा देखिए चांदनी चौक छोड़ दीजिए, उत्तर पश्चिमी में आइए, यहां पर सबसे बड़ा फायदा हुआ है बीजेपी को, क्योंकि 10 सीटों में 2020 में महज 1 सीट ही बीजेपी के हाथ आई थी, और इस बार 8 सीटें जो है वो बीजेपी के हिस्से आई है 2025 में। और ये वो इलाका है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, ये वो इलाका है जहां पर ग्रामीण आबादी जो है सबसे ज्यादा है, झुग्गी झोपड़ियां सबसे ज्यादा होती हैं। पहले इस इलाके में आम आदमी पार्टी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार स्थिति इतनी बदली है। यही सेंधमारी की जिक्र जो है तमाम राजनीतिक पंडित भी कर रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ लुटियंस दिल्ली में अपने प्रभाव को नहीं बढ़ाया, बल्कि जो उत्तर पश्चिमी इलाके के ग्रामीण आबादी है, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां तक बीजेपी का नैरेटिव पहुंचा है। तभी 1 सीट से 8 सीट पर बीजेपी इस बार पहुंच गई। चांदनी चौक का भी जिक्र कर लीजिए, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी जीत है। चांदनी चौक के इलाके में जो 10 सीटें आती हैं, 2020 के इलाके में बीजेपी के हिस्से कुछ नहीं आया था, बीजेपी शून्य बटे सन्नाटे थी। लेकिन 2025 में जहां पर आप शून्य थे वहां पर बीजेपी 6 सीटों पर पहुंच गई है। तो 48 सीट अगर बीजेपी के हिस्से आई है तो ये तमाम आंकड़े हैं जो उस जीत को जो है वो दर्शा रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। इसके अलावा नई दिल्ली देख लीजिए आप और पश्चिमी दिल्ली देख लीजिए आप। नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली, इन दोनों इलाकों में बीजेपी के हिस्से एक भी सीट नहीं थी 2020 के चुनाव में, और इस बार नई दिल्ली में 7 सीट आई है बीजेपी को, और यहीं से प्रवेश सिंह वर्मा जो है वो चुनाव भी जीते हैं।
और उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है। और पश्चिमी दिल्ली में आप देखिए 9 सीटें आई हैं बीजेपी के हिस्से, 10 में से 9 सीटें बीजेपी जीत जा रही है 2025 में। कैसे नहीं इसको प्रचंड जीत कहेंगे। और आप देख लीजिए दक्षिण दिल्ली, साउथ दिल्ली, जिसको कि कहा जाता है कि हाई फाई दिल्ली है, हाई फाई दिल्ली भी बीजेपी के साथ गई है। इसलिए 2020 में जहां केवल 1 सीटें आई थी साउथ दिल्ली से 5 सीटें आई हैं। और पूर्वी दिल्ली में भी बीजेपी को इस बार बढ़त मिली है। 10 सीटों में से पहले 2020 के चुनाव में 3 सीटें थी, इस बार 8 सीटें आई हैं। यानी कि आप इस आंकड़े को अगर आप देखें, आप इधर भूल जाइए, सिर्फ इस आंकड़े को देखिएगा तो आपको लगेगा कितना बड़ा जंप है। ये जीत है, ये नैरेटिव की जीत है। और ये कहीं ना कहीं विफलता आम आदमी पार्टी की भी है कि वो इस आंकड़ों के बदलाव को भांप नहीं पाई। लेकिन इस तमाम आंकड़ों में सबसे बड़ी भागीदारी दिल्ली की महिलाओं की भी है, क्योंकि महिला वोटर्स जो है दिल्ली में वो निर्णायक रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने महिला वोट पर बहुत लंबे समय तक चुनावी दांव खेला, जीते भी आए, लेकिन इस बार बाजी पलटी, और ऐसी पलटी कि आम आदमी पार्टी महज 20 से 24 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी के हिस्से 48 सीटें आ गई है। महिलाओं का भी आभार जताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। वो बयान भी सुनिए। नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हमने हर राज्य में नारी शक्ति से किए हर वादे को पूरा किया है। आज इन राज्यों में करोड़ों माताओं बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से भी कहता हूं, चुनाव में उनसे किया वादा जरूर पूरा किया जाएगा। देखिए, महिला वोटर्स जो है वो किसी भी राज्य में सरकार को बना भी सकती है, गिरा भी सकती है। देश की आधी आबादी है और एक नाराजगी रही है आम आदमी पार्टी के पक्ष में अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने 2100 रुपए देने का वादा किया था, वादा खिलाफी कर बैठे क्योंकि बहुत से मुद्दों में उलझ गए थे। बीजेपी ने अब 2500 रुपए देने का वादा किया है। हालांकि बीजेपी के हिस्से विश्वास इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चाहे महाराष्ट्र हो जाए या चाहे मध्य प्रदेश हो जाए, बीजेपी ने महिलाओं के पक्ष में जो भी वादे किए हैं, जो भी योजनाएं वो लेकर आए हैं, उनका फायदा उनको मिलता दिख रहा है। लाडली बहना योजना इस देश के सबसे सफलतम योजनाओं में से अब एक बनते जा रही है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने दिल्ली के विधानसभा चुनावों के बीच तमाम चहलकदमियों को बहुत नजदीक से देखा है। उनकी रिपोर्ट में आप देखिए वो कैसे समझा रहे हैं कि हर वर्ग ने इस बार दिल्ली में बीजेपी का साथ दिया है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 45.56% वोट मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणवी हो या उत्तराखंडी, पूर्वांचली हो या पंजाबी, सभी वर्गों से बढ़ चढ़कर वोट मिले हैं। यानी कि आप देख सकते हैं आंकड़ों में कि आम आदमी पार्टी के जितने भी गढ़ रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है और कई जगहों पे सफाया भी कर दिया है। निश्चित ही अगर कमल खिला है तो कीचड़ बहुत फैल गया होगा। और आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में कीचड़ इतना फैल गया था कि 48 सीटों पर कमल खिल गया है। यानी कि हर एक इलाके से बीजेपी को इस बार बढ़त मिली है। लेकिन अब सवाल यही कि सरकार तो बनने वाली है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होगा साहब? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आएंगे नहीं दिल्ली चलाने, तो कौन है उम्मीदवार, कौन है सबसे प्रबल दावेदार, वो हम आपको दिखाते हैं और बेहतर तरीके से समझाते भी है। सुनिए, देखिए, सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा का। ये पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। कद्दावर चेहरे हैं ये दिल्ली में और इनके साथ बहुत सी विशेषताएं भी जुड़ी हुई हैं। देखिए, पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार के सांसद रहे हैं और देखिए बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो चुनाव जीता था 2019 में वो 5,78,00,000 वोटों से जीता था और ये बहुत बड़ी जीत थी अब तक, 5,78,000 वोटों से, माफ कीजिएगा। और देखिए, नई दिल्ली सीट से इस बार अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुनाव हराया है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकार के मुखिया रहे थे वो और बचपन से आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो प्रवेश वर्मा को बहुत प्रबल दावेदार बना देते हैं। और सबसे जरूरी बात है, ये देखिए, जाट बहुल सीटों पर इस बार शानदार जीत दर्ज की है बीजेपी ने। जाट चेहरा है ये और
किसान आंदोलन की भरपाई करने के लिए इस बार, और नॉन जाट मुख्यमंत्री नहीं बना है इसलिए इस बार उनको बनाया जा सकता है। यही हम कह रहे थे आपको, किसान आंदोलनों को शांत कराने की कवायद हो सकती है, नॉन जाट मुख्यमंत्री ही बनते रहे हैं दिल्ली में, तो इस बार शायद जाट चेहरे के साथ बीजेपी आगे बढ़ जाए। ये प्रवेश वर्मा का पूरा फैक्टर है। आगे बढ़ रहे हैं मनोज तिवारी चर्चित चेहरे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं आप, और आप गौर फरमाइए कि जब 7 सांसदों में से 6 सांसदों का टिकट कट गया था तो इनको टिकट मिला था बीजेपी से। तो कितने चहीते हैं ये बीजेपी के, ये आप समझ लीजिए। 2016 से 2020 तक 4 साल तक दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे, और इन 4 सालों में बीजेपी का जो संगठन है वो विस्तृत हुआ है नई दिल्ली में। 30% की आबादी है पूर्वांचल वोटर्स की, तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं तो कहते हैं कि मैं पूर्वांचल का सांसद हूं। तो 30% आबादी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं मनोज तिवारी। बिहार में चुनाव भी है, तो उस लिहाज से हम समझे तो शायद इनको भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जिक्र किया था हमने, क्योंकि इस बार 6 बहुल सीटों पर भी सबसे बढ़त मिली है बीजेपी को। यह चेहरा है मनजिंदर सिंह सिरसा का, दिल्ली में सिख समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं, खूब लाड प्यार इनको किया जाता है। इससे पहले अकाली दल में थे, 2 बार शिरोमणि अकाली दल से ये विधायक चुने गए हैं, और फिर उसके बाद 2021 में इन्होंने पाला बदला था। उसके बाद ये बीजेपी में आए थे और बीजेपी से जो है इस बार विधायक बने हैं। तो ये चेहरा जो है ये भी बहुत बड़ा चेहरा है पंजाबी वोटर्स के बीच में। तो इस बार चूंकि पंजाबी सीटों पर, सिख बहुल सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है, तो हो सकता है कि मनजिंदर सिंह सिरसा के हाथ में बीजेपी अपनी पार्टी की कमान, सरकार की कमान सौंप दे। आप देखिए, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हर एक दावेदारों के पीछे बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ रहे हैं विजेंद्र गुप्ता के पास, आपको हम लिए चल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता देखिए, रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार के ये विधायक चुने गए हैं, और 2 बार ये दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। यानी कि अगर संसदीय कार्रवाई की बात करें तो सदन में ये बहुत एक्टिव रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो संगठन की भी इनको अच्छी खासी समझ है। 2015 में बीजेपी के 3 विधायकों में से ये भी एक थे, जो मैं आपको बता रहा था कि 3 विधायक चुने गए तो उसमें एक थे, और संघ और संगठन में मजबूत पकड़। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि आरएसएस ने इस बार दिल्ली में मेगा प्लान किया था, और आरएसएस की प्लानिंग से ही बीजेपी इस बार जीत पाई है। और दिल्ली में बीजेपी का ये सबसे बड़ा वैश्य चेहरा है, जो वैश्य समुदाय से ये आते हैं। वीरेंद्र सचदेवा की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा जो है वो बीजेपी के मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और जीते हैं। 2020 से 2023 तक ये पहले प्रदेश उपाध्यक्ष रहे थे, और उसके बाद 2023 में इनको प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई, और उसके बाद संगठन में जो इनकी पकड़ है, मजबूत पकड़, उनके लिहाज से इन्होंने ऐसा जादू बिखेरा दिल्ली में कि अब दिल्ली बीजेपी मय हो गई है। मोहन सिंह बिष्ट एक और नाम है जो चल रहा है, लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता है, तो इस लिहाज से जनता में तो लोकप्रिय है मोहन सिंह बिष्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात देखिए, मुस्तफाबाद गए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जितवा दिया इनको। मुस्लिम बहुल इलाके में मोहन सिंह बिष्ट इस बार चुनाव जीत गए, और सीट बदलकर इनको वहां लड़वाया गया था चुनाव। तो इन्होंने अपनी दावेदारी को मजबूत तो किया है, और मोहन बिष्ट की संघ और संगठन में भी अच्छी पकड़ है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये तमाम वो लोग हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन चेहरों पर बीजेपी इस बार अपना दांव खेल सकती है। देखिए, जीत बहुत बड़ी मिली है, सरकार बहुत बड़ी बनी है, दावे, वादे और जो विश्वास है उनको बनाकर रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन हम भी सिर्फ आंकड़ों में और प्रोफाइल्स बताकर ही आपको नहीं उलझाएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमने दिल्ली की जनता से बातचीत भी की है, दिल्ली के मूड को भी समझा है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, कौन बने उनका बॉस। सुनवाते हैं आपको जो दिल्ली की जनता क्या कह रही है। मेरे को लग रहा है जो इसको टक्कर जो दिया है केजरीवाल को, वो आना चाहिए। मोदी जी जिसको चाहेंगे वो बनेंगे मुख्यमंत्री। हम जनता का काम था वोट देना, मुख्यमंत्री बनाना है, वो मोदी जी का काम है। कौन बनेगा सीएम उम्मीदवार, कौन लग रहा है आपको? प्रवेश वर्मा जी ने हराया केजरीवाल जी को, बनना तो उन्हीं को चाहिए वैसे। बाकी भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। भाजपा जिसे चाहेगी दिल्ली में वो सेवा करने के लिए जरूर आ सकता है। दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं, जो यहाँ की जनता ने जनादेश दिया है। बहुत अच्छा निर्णय। और यहाँ सीएम कौन बनेगा? सीएम किसका चांस है? जी प्रवेश वर्मा जी भी हैं, मनोज जी हैं, कई लोग हैं।
और बाकी जो संगठन पे है, संगठन जो हमारा निर्णय करेगा वो वही बनेगा। जिंदल सिंह सिरसा का क्यों पंजाबी चेहरा है इस वजह से? बिल्कुल, अभी नया आया ना, अब लगभग 27 साल बाद आया है, तो कुछ तो नया किया है इसके लिए। परवेश वर्मा है जी। परवेश वर्मा ही क्यों? केजरीवाल को हराए हैं तो मैंने इसीलिए उनको जो है वो दिया जाएगा। और फिर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जी 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 मनोज तिवारी या परवेश वर्मा, दो में एक। मनोज तिवारी वो काम करेंगे बीजेपी के है, नामे नाम हो। देखिए कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली के आम लोग, जो ठेला चलाने वाले लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमने तो मोदी जी को जिता दिया है भैया, अब मोदी जी जिनको मुख्यमंत्री बनाएंगे वही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। ये विश्वास है बीजेपी और जनता के बीच, जो शायद आम आदमी पार्टी भांप नहीं पाई।